हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। कल हमने हमारा जो सोशोलॉजी क्वेश्चन सीरीज़ है उसके 15 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। उसके आगे के क्वेश्चंस को आज हम सॉल्व करेंगे 15 क्वेश्चंस। तो देर न करते हुए शुरू करते हैं आज की वीडियो। ये क्वेश्चन जो है ये आपके पीजीटी, जीआईसी और जीडीसी के जो एग्ज़ाम होने वाले हैं उनमें काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। तो अगर वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक कर दीजिए और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर दीजिए। अगर चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 16। भावुकता प्रबल होती है किसमें? किसमें भावुकता ज़्यादा होती है? जो इमोशंस हैं वो किसमें ज़्यादा होते हैं, ये चीज़ पूछी जा रही है। ऑप्शन ए परिवार में, बी भीड़ में, सी संस्था में और डी जनता में। आप लोग आंसर करिए, मैं सभी के आंसर को देख रही हूँ। ठीक है, तो किस में भावुकता प्रबल होती है? परिवार में, भीड़ में, संस्था में या जनता में? किस में होती है? इसका जो राइट आंसर है, भावुकता किस में सबसे ज़्यादा होती है, इमोशन किस में ज़्यादा होती है। अब यहाँ पर आपको कन्फ्यूज़न होगी, एक तो ये और एक तो ये, लेकिन अब यहाँ पे मैं थोड़ा समझा देती हूँ तो आपको क्लियर हो जाएगा। जो राइट आंसर है वो है बी, भीड़ में कैसे इमोशन। देखिए, वैसे तो हम इमोशनली कनेक्ट होते हैं अपने परिवार के सदस्यों के साथ, ये बात सही है, लेकिन वहाँ पर सिर्फ इमोशन नहीं होते हैं। इमोशन के आधार पर संबंध होते हैं, स्थायी संबंध होते हैं, रक्त संबंध होते हैं और संस्था पाई जाती है, कार्यप्रणालियाँ होती हैं, सब कुछ होता है। तो वहाँ पर सिर्फ इमोशन नहीं होता है कि मतलब किसी ने कुछ भी बोला और हमारे अंदर एक भावना उमड़ी और हम वहाँ पर एकत्र हो गए, ऐसा नहीं होता है। स्थायी संबंध होते हैं। लेकिन जो भीड़ होती है, जैसे सपोज़ आप ले लो कोई जनसभा, किसी जनसभा में एकत्रित भीड़ है। अब वहाँ पर किसी भी नेता ने या किसी ने कुछ भी बोला, भीड़ को अच्छा लगा, वो सभी लोग नारेबाजी करने लगे। तो वहाँ पर क्या है, कोई स्थायित्व तो नहीं है, सिर्फ इमोशन उस टाइम के लिए हैं, अस्थायी चीज़ें। तो इमोशन कहाँ पे ज़्यादा हो गए? भीड़ में। जबकि परिवार में वो चीज़ें होती हैं, इमोशन हमारे होते हैं, लेकिन वो स्थायी होते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भीड़। ठीक है, कंफ्यूज मत होना। अगला क्वेश्चन है, जहाँ तक हिंदुओं का संबंध है, वर्ग, जाति अथवा जनजाति का समानार्थक है। जहाँ तक हिंदुओं का संबंध है, वर्ग, जाति अथवा जनजाति का समानार्थक है। मतलब कि जो अगर हम बात करें हिंदुओं की, तो यहाँ पर वर्ग को हम कह सकते हैं कि वो एक कास्ट है या फिर वो एक ट्राइब के बराबर ही है। ठीक, ये चीज़ किसने कही है? ये कथन है। ऑप्शन है LG हेवनर, आंद्रे बेते, GS घुरिये या फिर मजूमदार। इसका राइट आंसर, आपको अगर ये डेफिनीशन पता होगी तो ही आप बता पाएंगे। जैसे कि मैंने कल कहा था कि पीजीटी, जीआईसी के जो पेपर होते हैं उसमें डेफिनीशन काफ़ी पूछी जाती है, तो इसको आपको लर्न करना है। कैसे लर्न करना है वो मैंने बता रखा है, या तो लिख के याद करिए या फिर वॉइस में, या कैसे भी ग्राफ वगैरह बना के, चार्ट वगैरह बना के, ये सब मैंने पहले ही आपको बता रखा है, तो वैसे आप करिए। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, LG हेवनर। ठीक है, इनका ये कथन है कि अगर हम हिंदुओं की बात करें तो वर्ग, जाति अथवा जनजाति का समानार्थक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, वोस्टेहन विधि का संबंध है, मतलब जो वोस्टेहन मेथड है वो किससे संबंधित है? ठीक है, इसको किस थिंकर से हम रिलेट करते हैं या किस थिंकर ने इसको बताया था, अपने सिद्धांत में यूज़ किया था। बहुत इजी क्वेश्चन है ये, आई होप सबको पता होगा क्योंकि ये तो मैंने बहुत बार रटा दिया आप लोगों को। ऑप्शन है कॉम्टे, मार्क्स, दुर्खिम या फिर वेबर। जल्दी से इसका राइट आंसर कमेंट करिए। और जो राइट आंसर है वो है वेबर। वोस्टेहन मेथड वेबर का है। ये क्या होता है ये मैंने बहुत बारी बताया हुआ है। वेबर की जो वीडियो है, शॉर्ट वीडियो भी है और इसका एक डिटेल्ड लेक्चर भी वेबर पे बनाया हुआ है मैंने, तो उसको भी आप देख सकते हैं। बहुत अच्छे से ये सारी चीज़ें मैंने समझाई हैं। अगला क्वेश्चन है, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इन प्रिमिटिव सोसाइटी। ये बुक का नेम पूछ रहा है, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इन प्रिमिटिव सोसाइटी। इस पुस्तक के लेखक कौन है ये भी आपको पता होगा। ऑप्शन है मेलिनोवस्की, रेडक्लिफ ब्राउन, नाडेल या फिर लेवी स्ट्रॉस। बताइए इसका आंसर आता है?
जल्दी जल्दी कमेंट करिए। आप लोग थोड़ा सा स्लो सॉल्व करते हैं, थोड़ा सा कोशिश करिए, थोड़ा सा जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व करने की आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए, क्योंकि फिर जितना जल्दी आप पढ़ के समझ पाओगे, उसको सॉल्व कर पाओगे, उसके बाद थोड़ा सा 10 सेकेंड तो आपको गोला काला करने के लिए भी चाहिए होंगे। ऑफलाइन पेपर होता है ना, तो उस हिसाब से आपको टाइम मैनेज करना पड़ता है, तो इसलिए कोशिश करिए थोड़ा जल्दी सॉल्व करने की। इसका जो राइट आंसर है वो है बी, रेडक्लिफ ब्राउन, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इन प्रिमिटिव सोसाइटी। अगला क्वेश्चन है, किसके सिद्धांत में दर्शाया गया है कि समाजीकरण पारिवारिक संबंधों के माध्यम से नैतिक और वैयक्तिक पहचान प्राप्त करने की प्रक्रिया है। ये किसके सिद्धांत में बताया गया है कि समाजीकरण के द्वारा यानी सोशलाइजेशन का जो प्रोसेस है उसके द्वारा पारिवारिक संबंधों से, जब हम परिवार में रिलेशनशिप के थ्रू नैतिक और हमारी व्यक्तिगत पहचान हमको मिलती है, ये किसके सिद्धांत में बताया गया है। ठीक, क्लियर हो गया क्वेश्चन को हमेशा 2 बार पढ़ा करिए। जब भी ना समझ में आए तो जब 2 बार पढ़ेंगे तो उसमें से कोई ना कोई कीवर्ड आपको समझ में आ ही जाएगा कि ये कीवर्ड इस सिद्धांतकार से संबंधित है। तो अभी ऑप्शन देखिए, मीड, पियाजे, फ्रायड या फिर पार्सन्स। तो इसका जो राइट आंसर है, पता चल गया ना, इसका जो राइट आंसर है वो है सी, फ्रायड। फ्रायड ने कहा था कि जब समाजीकरण होता है तो समाजीकरण में बच्चा जो होता है उसको परिवार के माध्यम से उसको नैतिक पहचान मिलती है और उसकी व्यक्तिगत पहचान मिलती है। ठीक है, ये फ्रायड का है समाजीकरण का सिद्धांत। ये मैंने पढ़ाया हुआ है सोशलाइजेशन की थियरी में बहुत अच्छे से। यूनिट 3 की वीडियोज़ में शायद आपको वो वीडियो मिल जाएगी, तो उससे आप इसको अच्छे से समझ सकते हैं। और बाकी जो कोर्स मैंने करवाया हुआ है तो उसमें तो ये सारा टॉपिक वाइज कवर ही कराया है। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कौन सी संस्था भारत को जननांकिकी के अध्ययन हेतु सहायता प्रदान कर रही है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कौन सी संस्था है जो कि भारत को जननांकिकी के अध्ययन हेतु हेल्प करती है। ऑप्शन है विश्व स्वास्थ्य संगठन, अंतर्राष्ट्रीय बाल आपात कोष, यूनेस्को या फिर ए और बी दोनों। ये जो क्वेश्चन है इसमें समझाने वाला कुछ नहीं है, इसको ये कह सकते हैं आप रटने वाला क्वेश्चन है, याद करने वाला क्वेश्चन है। तो अगर ये आपने पढ़ा होगा तो आपको याद होगा। इसका जो राइट आंसर है वो है डी, विश्व स्वास्थ्य संगठन और अंतर्राष्ट्रीय बाल आपात कोष, ये दोनों ही भारत को जननांकिकी के अध्ययन हेतु सहायता देते हैं। ठीक है, तो डी राइट हो जाएगा, ए और बी दोनों। अच्छा, इस तरीके के क्वेश्चन में एक ट्रिक भी आप यूज़ कर सकते हैं। ज़्यादातर में जहाँ भी ए और बी या बी और सी दोनों दिया होता है तो ज़्यादातर में वो ऑप्शन सही होता है, कहीं कहीं पे नहीं भी सही होता है, बट मोस्टली सही होता है। अगला क्वेश्चन है, शक्ति के परिवर्तनशील जोड़ की संकल्पना किसने प्रतिपादित की थी। शक्ति का परिवर्तनशील जोड़, ये जो कॉन्सेप्ट है ये किसका है, किसने दिया था। ऑप्शन है मैक्स वेबर, पार्सन्स, परेटो या फिर सी राइट मिल्स। ये किसने दिया था, मैक्स वेबर, पार्सन्स, परेटो या फिर सी राइट मिल्स। इसका राइट आंसर जल्दी से कमेंट करिए। एंड जो राइट आंसर है वो है बी, पार्सन्स, शक्ति का परिवर्तनशील जोड़ पार्सन्स। अगला क्वेश्चन है, सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी। सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी। ऑप्शन है बी आर अम्बेडकर, ज्योतिबा फुले, मदन मोहन मालवीय या फिर स्वामी दयानंद सरस्वती। सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी। इसका राइट आंसर आई होप आप सभी को पता होगा, इजी क्वेश्चन है। राइट आंसर है बी, ज्योतिबा फुले। अब आपके लिए यहाँ पे एक क्वेश्चन है, सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी ज्योतिबा फुले ने, लेकिन कब की थी। ईयर, ये आपको नीचे कमेंट सेक्शन में बताना है, कब की थी ज्योतिबा फुले ने सत्य शोधक समाज की स्थापना, ईयर इसका बताना है। अगला क्वेश्चन है, सोरोकिन ने संबंधों का कौन सा प्रकार नहीं बताया। अच्छा, जब भी मैं कोई क्वेश्चन पूछूं तो उसको आप नीचे कमेंट सेक्शन में उसका आंसर दिया करिए, क्योंकि अभी आपका पूरा फोकस क्वेश्चन सॉल्व करने पे होना चाहिए। फिर आप उस पर ध्यान दोगे तो फिर अगला क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो बाद में जब वीडियो खत्म हो जाए तो वीडियो के नीचे जो कमेंट सेक्शन है उसमें आप आंसर दिया करिए, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखिए, सोरोकिन ने संबंधों का कौन सा प्रकार नहीं बताया है। 3 प्रकार बताए हैं उन्होंने संबंधों के, इसमें से एक उन्होंने नहीं बताया है। ऑप्शन है पारिवारिक, बी संवेदात्मक, सी ऐच्छिक और डी अनिवार्य। इसमें से कौन सा उन्होंने नहीं बताया है, ये मैंने पढ़ाया हुआ है अपने लेक्चर्स में,
आपको अगर याद हो तो आप इसको बता सकते हैं। जो राइट आंसर है वो है सी। एच का नहीं बताया है, 3 बताए हैं इन्होंने। पारिवारिक, संवेदात्मक और अनिवार्य। अगर किसी को ये क्वेश्चन नए लग रहे हैं तो वो नोट भी कर सकता है, ठीक है। अगर आपको आता है पहले से तो अच्छी बात है, आपका रिवीजन हो रहा है, आपकी प्रैक्टिस हो रही है। अगर आपको ये क्वेश्चंस पहले से नहीं आते हैं तो आप पेन कॉपी ले के साथ में बैठा करिए और वीडियो को पॉज करके इसको अपना आराम से नोट डाउन करते चलिए। मैं जब शुरू में पढ़ाई करती थी, मतलब जब मैंने बेसिक से स्टार्ट किया था, तो मैं ऐसे ही सॉल्व करती थी कि जो भी मुझे नया कोई चीज़ मिलती थी तो मैं उसको नोट डाउन करती जाती थी और फिर सेकेंड डे में मैं उसको रिवाइज कर लेती थी। तो इस तरीके से बहुत बढ़िया से चीज़ें याद हो जाती है और रिवीजन भी हो जाता है, नई नई चीज़ें पता भी चल जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाडेल ने अपने सिद्धांत में सर्वाधिक महत्व दिया है। किसको दिया है नाडेल ने अपने जो सिद्धांत है उसमें सर्वाधिक महत्व किसको दिया है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस किसको दी है? ऑप्शन है क्रिया, बी अंतः संबंध, सी अंतः क्रिया, डी है इनमें से कोई नहीं। इसमें से किसको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी है? आंसर कमेंट करिए जल्दी जल्दी, थोड़ा सा जल्दी सॉल्व करिए। जो राइट आंसर है वो है बी, अंतर संबंध को सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी है, क्योंकि संबंधों के आधार पर फिर भूमिका बनती है। यहाँ पे भूमिका तो ऑप्शन में है नहीं, तो अंतर संबंध के आधार पर भूमिका बनती है और फिर भूमिका के आधार पर फिर क्या बनता है? संरचना बनती है, ठीक है। तो अंतर संबंध को सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम विकसित होने वाली बर्बर प्रथा कौन सी थी? सर्वप्रथम विकसित होने वाली बर्बर प्रथा कौन सी थी? ठीक है, ऑप्शन है पशु बलि, बी शत्रु का रक्त पीना, सी मानव बलि और डी ऑप्शन है नरभक्षिता। इसमें से सर्वप्रथम जो विकसित हुई थी कौन सी बर्बर प्रथा, वो कौन सी है? ये आपको कमेंट में बताना, जल्दी जल्दी कमेंट करिए आंसर। जो राइट आंसर है वो है सी, मानव बलि सबसे पहले बर्बर प्रथा। अच्छा, ये जंगली बर्बर सभ्य ये किसने बताया था? याद है किसी को? नहीं याद है? चलिए मैं बताती हूँ, अगर किसी को याद है तो बहुत अच्छी बात है। ये मॉर्गन ने बताया था, ये जंगली बर्बर सभ्य और ये बर्बर प्रथा सबसे पहले जो विकसित हुई थी ये मानव बलि, सी। अगला क्वेश्चन है, सहजातीयता क्या है? किस पर गर्व करना? क्वेश्चन है सहजातीयता क्या है? गर्व करना मतलब किस पर गर्व करना? अगला ऑप्शन देखिए, अपने समुदाय पर, अपनी व्यक्तिगतता पर, जिस वर्ग के साथ संबंध है उसके साथ अपनी पहचान कायम रखने की आदिम भावना पर, या फिर अपने धर्म पर। सहजातीयता क्या है? किस पर गर्व करना? समुदाय पर, व्यक्तिगतता पर, या फिर जिस वर्ग के साथ संबंध है उसके साथ अपनी पहचान कायम रखने की आदिम भावना पर, या फिर अपने धर्म पर? किस पर? और इसका जो राइट आंसर है, पता चल गया राइट आंसर? पता चल गया तो वेरी गुड। इसका जो राइट आंसर है सी। सहजातीयता का मतलब होता है कि जिससे हम कनेक्टेड हैं, जो भी कास्ट है, जो भी क्लास है, जिससे भी हम कनेक्टेड हैं उस पर हम प्राउड फील करें और उससे हम अपनी पहचान बनाए रखें। जैसे अब हम भारतीय हैं तो हम इंडियन होने पे प्राउड फील करें और जो हमारी पहचान है इंडियन होने की हम उसको आगे बनाए रखें, उस चीज़ को आगे कंटिन्यू करें, हम भारतीय संस्कृति को अच्छा माने और उसको फॉलो करें। ठीक, तो ये चीज़ होती है सहजातीयता, सी राइट। अगला क्वेश्चन देखिए। आई होप आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ रही हूँ, क्योंकि समझते चलिएगा। ऐसे आप खुद से सॉल्व करते हो तो आपको समझने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है, ऐसे मैं सॉल्व करवा रही हूँ तो इसीलिए मैं इसका एक्सप्लेन भी करते चल रही हूँ ताकि आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए। क्वेश्चन एक बार समझ जाए तो आंसर निकालना बहुत आसान हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैक्स वेबर का वर्स्टेहन मेथड निम्नलिखित में से किससे प्रभावित था? वर्स्टेहन मेथड का जो यूज किया था मैक्स वेबर ने, ये किससे प्रभावित था, यानी कि कौन से सिद्धांतकार से ये इफेक्टेड थे? ऑप्शन हीगल, फ्रैंकलिन, डिल्थे या फिर समनर। कौन है राइट आंसर? मैक्स वेबर किससे ज़्यादा इफेक्टेड थे? राइट आंसर पता चल गया, वेरी गुड। इसका राइट आंसर है डिल्थे, डब्ल्यू डिल्थे। इनसे सबसे ज़्यादा प्रभावित थे मैक्स वेबर। इन्हों से ही प्रभावित होकर के ना वर्स्टेहन मेथड को दिया था। अब अगर मार्क्स का पूछता तो क्या हो जाता? फिर हीगल हो जाता। मार्क्स हीगल से और वेबर डिल्थे से सबसे ज़्यादा प्रभावित थे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुर्जुआकरण क्या है? बुर्जुआकरण जो एक प्रक्रिया है वो क्या है? इसमें से कौन सा ऑप्शन उसको सबसे सही तरीके से व्याख्या करता है? श्रमिक वर्ग की गतिशीलता की विफलता, या फिर उद्योग का स्वचालन, या फिर मध्यम वर्गीय पहचान का पुनर्निरूपण, या फिर श्रमिक वर्ग में मध्यम वर्गीय आकांक्षाओं जीवन शैली की रचना की प्रक्रिया। बुर्जुआकरण क्या है? इसमें से कौन सा ऑप्शन है सबसे ज़्यादा अच्छे तरीके से उसकी व्याख्या करता है? तो देखो, बुर्जुआकरण का क्या मतलब हुआ? जो बुर्जुआ संस्कृति है उसको फॉलो करना। तो ऑप्शन ए, श्रमिक वर्ग की गतिशीलता की विफलता, बिल्कुल नहीं। उद्योगों में ऑटोमेशन हो रहा है, बिल्कुल नहीं। मध्यम वर्गीय पहचान फिर से निरूपित हो रही है, ये भी बिल्कुल नहीं। तो कौन सा ऑप्शन? डी। जब जो निचला तबका है, जो गरीब तबका है, श्रमिक वर्ग है, उसके अंदर देखा देखी जो मिडिल क्लास के लोग हैं उनकी जीवन शैली, उनकी लाइफ स्टाइल को अपनाने की, उनको अडॉप्ट करने की चीज़ें आने लगे कि क्योंकि देखो, श्रमिक वर्ग किसको बड़ा मानेगा? जो उससे थोड़ा सा बड़े हैं, उससे थोड़ा सा ऊंचे हैं, यानी जो मिडिल क्लास लोग हैं उनको ही तो बड़ा मानेगा। तो जब मध्यम वर्गीय जो जीवन शैली है उसको श्रमिक वर्ग भी अपनाना चाहे या अपनाने लगे तो उसको बोलेंगे बुर्जुआकरण। एंड आज का लास्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से समालोचक सिद्धांतवादी हैं। समालोचक सिद्धांतवादी, इसको इंग्लिश में कहेंगे क्रिटिकल थियरिस्ट, कौन से हैं? ऑप्शन ए वेबर, बी कार्ल मैनहीम, सी एडोर्नो, डी बोगार्ट्स। और इसका जो राइट आंसर है, इसका राइट आंसर सबको पता होगा, सी एडोर्नो, होर्खहाइमर और आपके हैबरमास, ये सब क्रिटिकल थियरिस्ट माने जाते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर सी है। तो ये थे आज के क्वेश्चंस। आई होप आपको क्वेश्चंस से काफ़ी हेल्प मिली होगी। ऐसे ही पढ़ते रहिए, अपने गोल की तरफ आगे बढ़ते रहिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।